पृथ्वी खतरे में है। भविष्य में कॉस्मोस में होने वाली घटनाएं इसे धमाके से उड़ा सकती हैं या जलाकर इसके टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं। ब्रह्मांड बेहिसाब उथल पुथल से भरा है, वहाँ हमेशा बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। एक दिन पृथ्वी पर जीवन नामुमकिन हो जाएगा। भविष्य में कई हादसे होंगे और उनमें से एक हमें तबाह कर देगा। मानव जाति को बचाने के लिए हमें कहीं और अपना घर ढूंढना होगा। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें पृथ्वी छोड़कर जाना ही होगा, ये बात बिल्कुल साफ है। हमें कोई विकल्प चाहिए। हमें इस काम की शुरुआत कर देनी चाहिए। हमें सितारों के बीच तक पहुंचने का जरिया और नए घर तलाशने की जरूरत होगी। हम तभी बच पाएंगे। जहां तक हम जानते हैं, पृथ्वी ही ब्रह्मांड में जीवन को पालने वाली एकमात्र जगह है। पृथ्वी जीवन के लिए सबसे बढ़िया जगह है। हमारा शरीर, हमारी शारीरिक बनावट, हमारी केमिस्ट्री सब यहीं पृथ्वी पर विकसित हुई है। हम सचमुच एक बेहतरीन स्पेसशिप पर हैं। लेकिन हमारा ये बेहतरीन स्पेसशिप बारूदी सुरंगों से भरे एक ब्रह्मांड से होकर गुजर रहा है। हर करीब 3 करोड़ साल में पृथ्वी के साथ एक प्राकृतिक या कॉस्मिक हादसा इतने जोरदार ढंग से होता है कि लाखों जीव विलुप्त हो जाते हैं। विलोपन से जुड़ी घटनाएं पृथ्वी की अहम प्रजातियों की जान लेती हैं। और फिलहाल ये प्रजाति हम हैं। ये सच है कि विलोपन के मामले में बड़ी और ताकतवर प्रजातियों का ही सफाया होता है, वही मरती हैं। तो अगर पृथ्वी पर ऐसी कोई घटना हुई तो हम इंसान जोखिम में होंगे। हम बड़े और ताकतवर जीवों की श्रेणी में आते हैं। मानव जाति के लिए पूरी दुनिया में होने वाले विलोपन से बचने का एक ही तरीका है कि हम अपने जीन्स एक से ज्यादा ग्रहों तक फैला दें। हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। ये विकास प्रक्रिया जियोलॉजी और फिजिक्स का एक नियम है, वरना हमारा नामो निशान मिट जाएगा। हमें एक ऐसा विशाल स्पेसक्राफ्ट बनाना होगा जो इंटरस्टेलर स्पेस को पार कर सके और फिर दूसरे सितारों के आसपास दूर दराज दुनियाओं में बस्तियां बसा सके। ऐसे में आपको नोआस आर्क जैसी एक नाव की जरूरत होगी, लेकिन यह नाव अंतरिक्ष में चलने लायक होनी चाहिए और साथ ही इसमें पूरी दुनिया की तमाम प्रजातियां भी हों। इस स्पेसक्राफ्ट को बड़ा बनाना होगा, इतना बड़ा कि इसमें नए ग्रहों पर एक स्वस्थ जीन पूल बनाने लायक हजारों लोग बैठ सकें। ये इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकेगा, इसलिए इसे अंतरिक्ष में बनाना होगा जहां पृथ्वी की ग्रेविटी का दबाव न हो। लेकिन आकाश में ऐसा कोई शिपयार्ड बनाना कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। नासा इस चुनौती का सामना नई तरह के हेवी लिफ्ट रॉकेटों के जरिए कर रहा है, जिन्हें कहते हैं SLS। मुझे SLS एक ऐसी काबिलियत के तौर पर दिखते हैं जिनके जरिए हम पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक इंडस्ट्रियल बेस बना पाएंगे। इसके बाद जब हम स्पेस में नियमित रूप से काम करने लगेंगे, तभी हम उस क्राफ्ट को असेंबल करेंगे जो हमें दूसरे सितारों तक ले जाएगा। लेस जॉनसन का काम है स्पेस में की जाने वाली खोजबीन के भविष्य की योजना बनाना। आज वो SLS के 1/20 आकार वाले स्केल मॉडल की टेस्ट फायरिंग को देख रहे हैं। 2032 में जब असली रॉकेट छोड़ा जाएगा तो SLS अब तक छोड़ा जाने वाला सबसे ताकतवर रॉकेट होगा। SLS बहुत बड़ा है। ये हर लॉन्च के जरिए हमें बहुत सा सामान ऊपर ले जाने की योग्यता देगा। ये वाकई काफी बड़ा होगा। ऐसे 3 बड़े रॉकेट आज मौजूद 15 या 20 रॉकेटों का मुकाबला कर सकेंगे और उनके जितना ही सामान स्पेस में ले जा पाएंगे। लेस की कल्पना है कि SLS रॉकेट पहले से बनी यूनिटों को पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाएंगे, जहां स्पेस इंजीनियर उन्हें एक विशाल इंडस्ट्रियल वर्कशॉप में जोड़ देंगे। फिर माइनर सोलर सिस्टम में मौजूद विभिन्न बॉडीज तक जाएंगे ताकि स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए कच्चे माल को इकट्ठा कर सके। हमारी फैक्ट्रियां चंद्रमा पर होंगी
और शायद ये उससे आगे एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद विशाल चट्टानों पर भी हों। एस्टेरॉयड्स पर पृथ्वी के मुकाबले ग्रेविटी काफी कम होती है। वहां बड़े बड़े हिस्सों को बनाना और आकार लेते शिप पर उन्हें उठाकर रखना ज्यादा आसान होगा। अंदरूनी सोलर सिस्टम हमें आग की विशाल संरचना बनाने के लिए जरूरी तमाम चीजें मुहैया कराएगा, लेकिन एक और दुनिया में बस्ती बसाने के लिए हमें अब तक हमारे बनाए किसी भी प्रोपल्शन सिस्टम से कहीं ज्यादा तेज सिस्टम की जरूरत होगी। स्पेस विशाल है, हमारा सोलर सिस्टम विशाल है। मंगल तक पहुंचने में करीब 1 साल लग जाएगा, लेकिन सितारों के बीच की दूरी तय करने के हिसाब से तो यह अवधि कुछ भी नहीं है। हमारे सूर्य के सबसे नजदीक तारे भी कई प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। ब्रह्मांड की सबसे तेज रफ्तार चीज प्रकाश को भी वहां पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। सूर्य का सबसे करीबी पड़ोसी है 3 तारों का एक समूह जिसे कहते हैं अल्फा सेंटोरी। पारंपरिक ईंधन इस्तेमाल करने वाले किसी स्पेसशिप को वहां तक पहुंचने में हजारों लाखों साल लगेंगे। शिप के वहां पहुंचने से काफी पहले ही क्रू अपनी उम्र पूरी कर चुका होगा, तो फिर किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाए? शायद साइंस फिक्शन के पास इस समस्या का हल है, लेकिन ये इतना अच्छा है कि इस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। सितारों में दिलचस्पी रखने वाला हर शख्स जानता है कि यह चीज है एंटी मैटर। एंटी मैटर ही किसी इंटरस्टेलर शिप का ईंधन होगा। एंटी मैटर का वजूद है। हम हर साल हाई एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर्स में एंटी मैटर के कुछ कण बनाते हैं। हम अपने आसपास जो मैटर देखते हैं ये उसकी एक छवि है, और इसमें एक ऐसा धमाकेदार गुण होता है जो इसे अब तक का सबसे कारगर रॉकेट ईंधन बनाएगा। एंटी मैटर की एक बहुत शानदार बात है, जब एंटी मैटर और मैटर मिलते हैं तो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, यानी मैटर का वजूद ही खत्म हो जाता है। इनसे बन जाती है शुद्ध ऊर्जा। ये 100% कारगर प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों ने गणना की है कि एंटी मैटर से चलने वाला कोई रॉकेट प्रकाश की रफ्तार के 15% तक पहुंच सकता है। इतनी गति से तो सिर्फ 8.5 सेकंड में चांद पर पहुंचा जा सकता है। तब हमारे पास लगभग असीमित ताकत होगी। हम ब्रह्मांड में जहां चाहेंगे वहां तक जा पाएंगे। हमारा ये स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 28 साल में अल्फा सेंटोरी तक पहुंच सकता है, यानी इंसान अपने जीवन काल में यहाँ पहुंच सकता है। सुनने में यह आइडिया बहुत शानदार लगता है। ढेर सा एंटी मैटर लेते हैं जिसे हम बना सकते हैं और फिर इसे सामान्य मैटर के साथ मिला देते हैं, जिससे हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलेगी। लेकिन एंटी मैटर के साथ एक बड़ी समस्या है, और वही इसका फायदा भी है। जब यह मैटर से मिलता है तो यह उसे खत्म करके एनर्जी पैदा करता है। किसी आम फ्यूल टैंक में सिर्फ 450 ग्राम एंटी मैटर भरिए और उससे होने वाला धमाका हिरोशिमा पर गिराए गए 1000 बमों से भी ज्यादा ताकतवर होगा। तो आप इसके साथ क्या करेंगे? आप इसे जेब में रखकर किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करेंगे। अगर ये मैटर से छू जाए तो धमाका हो जाएगा। आप चाहें तो मैग्नेटिक एनर्जी से एक कंटेनमेंट फील्ड बना सकते हैं। ये एक मैग्नेटिक बॉटल है। ये मैटर से नहीं बनी है, ये बनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। आप एंटी मैटर को इसमें रख सकते हैं, ये वहीं रहेगा और मैटर के संपर्क में नहीं आएगा। लेकिन एक समस्या है, क्योंकि आपको जितनी मैग्नेटिक एनर्जी चाहिए उसकी मात्रा बहुत बड़ी होती है और आप उसे यूं ही खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो एंटी मैटर बाहर गिर जाएगा और एक जबरदस्त धमाका हो जाएगा। एंटी मैटर को संभालना बहुत ही मुश्किल है। हमें ऊर्जा का एक ऐसा भरोसेमंद स्रोत चाहिए जो लगातार बरसों तक हमारे स्टारशिप को चला सके, और चंद चीजें ही ऐसा कर सकती हैं। इनमें शामिल है फ्यूजन पावर, यानी सूर्य की ही ताकत को इस्तेमाल करना। सूर्य के गर्म और सघन कोर में हाइड्रोजन के एटम आपस में टकराते हैं। इनकी एक दूसरे से टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि यह आपस में जुड़कर बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ते हैं। यह होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। हम अंतरिक्ष की यात्रा में इसे छोटे स्तर पर एक स्पेसक्राफ्ट में डालकर अंतरिक्ष की बहुत दूर तक की खोज करने के लिए पावर सिस्टम के तौर पर, प्रोपल्शन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। किसी फ्यूजन रॉकेट की रफ्तार एंटी मैटर से चलने वाले रॉकेट के मुकाबले 2/3 होगी, और सबसे अच्छी बात यह कि इसका ईंधन
हाइड्रोजन गैस सितारों के बीच मौजूद विशाल बादलों में मिल सकती है। ये इंटरस्टेलर गैस का इस्तेमाल करके खुद ब खुद बाहरी अंतरिक्ष में रवाना हो जाएगा और सैद्धांतिक रूप में इसे कभी दोबारा ईंधन भरने की जरूरत नहीं होगी। फ्यूजन से चलने वाला हमारा स्पेसक्राफ्ट अब अपने पहले लक्ष्य अल्फा सेंटोरी की तरफ रवाना हो गया है। इसकी गति प्रकाश की गति का सिर्फ 10% है। इस सफर को पूरा करने में 42 साल लगेंगे और इसमें बैठे इंसान वहां तक सुरक्षित पहुंचने चाहिए, लेकिन बीच का रास्ता खतरनाक हो सकता है। उथल पुथल भरे हमारे कॉस्मोस के पास जान लेने के लाखों तरीके हैं। एक विशाल स्पेसक्राफ्ट अपने फ्यूजन रॉकेट चालू करता है। इस शिप के अंदर हजारों इंसान बैठे हैं। वो एक दूर दराज ग्रह पर बस्ती बसाने के एक तरफा मिशन पर हैं। एक दिन हमें ये यात्रा करनी ही होगी। हमें इस ग्रह को छोड़ना ही होगा। एक प्रजाति के तौर पर जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है। इस शिप का पहला लक्ष्य होगा सूर्य के सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी तक पहुंचना। ये सफर लंबा होगा, करीब 40 साल का। इस दौरान क्रू को फिट और स्वस्थ रखना जरूरी होगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। स्पेस में जाने पर इंसान के शरीर में कई बदलाव आते हैं। भारहीन होते ही आपको सिर में एक अजीब सा एहसास होने लगता है। आपको चक्कर आते हैं, उल्टी का एहसास होने लगता है। लीरॉय चाओ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 6 महीने गुजार चुके हैं। इतना समय जीरो ग्रेविटी के नुकसानदेह प्रभावों का अनुभव करने के लिए काफी होता है। आपकी हड्डियों को कोई इम्पैक्ट महसूस नहीं होता, तो शरीर तय करता है कि उसे हड्डियों की जरूरत ही नहीं है और उनमें से मिनरल्स खोने लगते हैं। आपकी मांसपेशियां क्योंकि इस्तेमाल में नहीं आती, तो वो भी बहुत जल्दी कुदरती तौर पर बर्बाद होने लगती हैं। इंसान का शरीर पृथ्वी की ग्रेविटी के साथ रहने के लिए विकसित हुआ है। इसके बिना स्पेस में बिताए गए हर महीने के दौरान हड्डियों का 2% मास घटने लगता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बुरी तरह प्रभावित होता है। शरीर के तरल इकट्ठे होने लगते हैं। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के जरिए इन लक्षणों को घटाने में मदद मिलती है। हमें स्पेस स्टेशन पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करनी होती थी, ताकि हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारी मांसपेशियां और हमारी हड्डियां फिट रहें। एक्सरसाइज के जरिए शरीर में क्षय होने की खतरनाक प्रक्रिया रोकी जा सकती है, लेकिन बिना ग्रेविटी वाली अल्फा सेंटोरी तक की 42 साल की यात्रा जानलेवा साबित होगी। जाहिर है हमें भारहीनता का एक स्थायी समाधान चाहिए। हम निकट भविष्य में आर्टिफिशियल ग्रेविटी यकीनन बना सकते हैं। इसका जवाब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही वो फोर्स है जो डेयर डेविल बाइकर्स को सीधी खड़ी दीवारों पर टिकाए रखता है और रोमांच के दीवाने इसी के कारण थीम पार्कों में अपनी सीट पर जमे रहते हैं। रोटेशन इन बाहर फेंकने वाले फोर्स को पैदा करती है और इसे किसी स्पेसशिप में उत्पन्न करना आसान होगा। अगर स्पेस कैप्सूल को घुमाया जाए तो उसमें अंदर मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को आर्टिफिशियल ग्रेविटी का एहसास होगा। अंतरिक्ष यात्रियों की रहने वाली जगह को सही रफ्तार पर घुमाने से हड्डियों और मांसपेशियों का क्षय रोका जा सकेगा, लेकिन स्पेस में दूर तक की यात्रा के दौरान हमारे पहले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कम ग्रेविटी एक बहुत छोटा खतरा होगी। शायद रेडिएशन सबसे बड़ी चुनौती है। हमें रेडिएशन के ज्यादा तेज और ज्यादा ऊंचे स्तर का सामना करना पड़ेगा। सूर्य की सतह से लगातार खतरनाक चार्ज्ड कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं जो 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं। ये चीजें आपके डीएनए को तबाह करेंगी, इनसे कैंसर होगा और ये आपकी जान ले लेंगी। पृथ्वी का मैग्नेस्फीयर और हमारे ऊपर मौजूद वायुमंडल हमें ऐसे खतरनाक रेडिएशन से बचाता है, लेकिन पृथ्वी से दूर इन अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन का सामना करना होगा। ये इंसानों को अंतरिक्ष में बहुत आगे तक भेजने से जुड़ा सबसे बड़ा तकनीकी गतिरोध है। समस्या प्रपल्शन की नहीं है, कंप्यूटर या नेविगेशन की भी नहीं है, ये है लोगों को कैसे सेहतमंद रखा जाए। हमारे सोलर सिस्टम की सरहदों से आगे तो रेडिएशन का खतरा और भी गंभीर हो जाता है। चार्ज्ड पार्टिकल्स और भी ज्यादा तेज रफ्तार से आते हैं।
कुछ मामलों में अकेले प्रोटॉन्स में भी इतनी ताकत होती है जितनी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही किसी बॉल में। इन कॉस्मिक किरणों के साथ एक और खतरनाक ताकत मिलती है। यह है गामा रेज, जो उथल पुथल वाली कॉस्मिक घटनाओं से पैदा होती है। कॉस्मोस की तमाम घटनाएं, चाहे वो तारों का फटना हो या ब्लैक होल्स द्वारा गैलेक्सीज के बड़े बड़े हिस्सों को निगल जाना, इन सब से बेहद ऊर्जा वाले रेडिएशन और पार्टिकल्स का जन्म होता है। आपने पहले कभी इन पार्टिकल्स को देखा नहीं होता, आपका शरीर इनके मुताबिक ढला नहीं होता, ये आपकी तरफ हर समय आते रहते हैं और वो भी बड़ी ताकत के साथ। गैलेक्टिकल कॉस्मिक रेडिएशन हमारे इन अंतरिक्ष यात्रियों के सेल्स को फाड़कर उनके शरीर को तरल रूप में बदल देगा। सिर्फ एक ही उम्मीद होगी, किसी तरह स्पेसक्राफ्ट को बचाना। विज्ञान कथाओं में स्टारशिप वैसा ही एक सुरक्षात्मक मैग्नेटिक बुलबुला बनाते हैं जो पृथ्वी को बचाने वाले मैग्नेटिक फील्ड जैसा होता है। लेकिन किसी डिफ्लेक्टर शील्ड को बहुत ज्यादा एनर्जी झेलनी होगी और किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण की तरह इसके साथ भी नाकामी की आशंका जुड़ी होगी। तो सबसे सुरक्षित विकल्प होगा कि ज्यादा उन्नत तकनीक न अपनाते हुए इस शिप को फिजिकल शील्डिंग की एक मोटी परत से ढक दिया जाए। शील्डिंग कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। ये मामला सिर्फ लैंड वगैरह के इस्तेमाल तक ही सीमित नहीं है। हकीकत ये है कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो ये रेडिएशन को जज्ब कर लेगी और फिर इसे ज्यादा खतरनाक ढंग से छोड़ेगी। धातुओं से ये काम नहीं होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक कमाल का विकल्प ढूंढा है। कॉस्मिक किरणों से बचाने वाली एक बहुत ही साधारण चीज भी मौजूद है, पानी। और जब आप इंटरस्टेलर स्पेस में कदम रखेंगे तो इसे आपको अपने साथ ले जाना होगा। पानी में मौजूद हाइड्रोजन एटम हाई एनर्जी पार्टिकल्स को जज्ब कर लेते हैं और अगर पानी की मात्रा पर्याप्त हो तो ये गामा रेज को भी रोक सकता है। इस शिप के रिहायशी हिस्से के बाहर पानी से भरी एक मोटी बाहरी परत होगी और उसके भी बाहर दूसरी परत में शिप की हाइड्रोजन सप्लाई होगी इसके फ्यूजन इंजिन्स के लिए। अब हमारे अंतरिक्ष यात्री रेडिएशन सिकनेस से सुरक्षित रहेंगे और कृत्रिम ग्रेविटी के कारण उनके शरीर भी मजबूत बने रहेंगे। अब सबसे बड़ा खतरा है क्रू के उनके दूसरे साथी। कॉस्मोस में होने वाले किसी बड़े हादसे से एक दिन पृथ्वी पर से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। मानवता को बचाने के लिए हमें एक बड़े से स्पेसशिप में बैठकर नए आशियानों की तलाश में सितारों की तरफ भागना होगा। कृत्रिम ग्रेविटी और हाइड्रोजन वाली शील्डिंग के जरिए इसके कीमती मुसाफिरों को एकदम सही सलामत रखा जा सकेगा। लेकिन उनकी मानसिक सेहत के बारे में क्या कहा जाए? अंतरिक्ष में लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होते हैं खुद लोग। लोगों को टिन के एक बड़े से डिब्बे में रखना, वो भी एक बेहद खतरनाक माहौल में जिसमें ये लोग महीनों या बरसों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक बड़ी चुनौती है। साथ ही सफर के दौरान इन्हें जिंदा भी रहना चाहिए। हमें पनडुब्बियों में जाने वाले लोगों की जानकारी है कि उन्हें बहुत ध्यान से टेस्ट किया जाता है। ये पनडुब्बियां अपने मिशन पर यकीनन निकलती हैं, लेकिन ये मिशन कई साल का नहीं होता। हम किसी ऐसे क्रू के जरिए एक नई सभ्यता की शुरुआत नहीं कर सकते जो ब्रह्मांड में हुई बोरियत, आपसी कलह और मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो। हाँ, तब बेहतर होगा अगर पूरा क्रू दुनिया में लिक्विड नाइट्रोजन में मानव भ्रूण को स्टोर करके रखना सस्पेंडेड एनिमेशन के सबसे करीब कहा जा सकता है। लेकिन क्या हम टेस्ट ट्यूब बेबीज के जरिए इंसानी नस्ल को वाकई बचा पाएंगे? अंतरिक्ष यात्रा के साथ क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें जुड़ी हुई हैं, तो कुछ लोगों ने आइडिया सुझाया, हमें बाहरी अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम भ्रूण या स्पर्म और एग सेल भेज दें? सिद्धांत के रूप में हम जमे हुए भ्रूणों को स्पेस में लंबी दूरियों तक भेज सकते हैं। इससे भोजन या पेचीदा लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स की जरूरत नहीं रह जाएगी। वो अंतरिक्ष यात्रा और भारहीनता की मुश्किलों को तो झेल पाएंगे, लेकिन उनमें सामाजिक मिलनसारी कहां से आएगी? आप किसी बच्चे को किसी जगह अकेला रख दें तो उसे पढ़ना ही नहीं आएगा, वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम सामाजिक जीव हैं। हमें भ्रूणों को हैच करने और फिर उन्हें इंसान बनना सिखाने के लिए इंटेलिजेंट रोबोट्स को विकसित करना होगा।
ये मुमकिन लगता है कि भविष्य में शायद 100 साल बाद हमारे पास रोबोट नैनीज होंगी जो कि हमारे लिए सामाजिक व्यवहार के नियम बनाएंगी। क्या कोई रोबोट वाकई एक बच्चे की परवरिश कर सकता है, या मानवता को बचाने की जल्दबाजी में हम यही भूल जाएंगे कि इंसान होने का मतलब क्या होता है? मानव भ्रूणों को विकसित करना जोखिम भरा हो सकता है, तो क्यों ना हम वयस्कों को उनकी सेहत को प्रभावित किए बिना जमा दें? बेशक ये और भी बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रकृति इसका हल लगभग निकाल चुकी है। पृथ्वी पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो हालात विपरीत होने पर सस्पेंडेड एनिमेशन या हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और कुछ मामलों में वो लंबे समय तक ऐसी ही अवस्था में रह सकते हैं। अलास्का का वुड फ्रॉग पूरी सर्दी बर्फ में जमे रहने के बावजूद जिंदा बच जाता है। शून्य से भी नीचे वाले तापमान पर इसकी पाचन क्रिया धीमी होकर लगभग बंद हो जाती है।